हे गाइस, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस चैप्टर को देख रहे हैं, ई वे बिल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यू आर एट द राइट टाइम। विद लेस देन 2 आवर्स गाइस, आपका इस चैप्टर को पूरा कवर अप करवा दूंगा along with questions practice. It will be done in a fast track manner, but every provision will be taken care of. There are 5 features guys in this session जिसका आपको ध्यान रखना है। 100% सिलेबस कवरेज है, फुल्ली अमेंडेड एज पर द फाइनेंस एक्ट 2025। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एग्जाम्पल, स्टोरीज, MCQs क्वेश्चंस विल बी डन आफ्टर एवरी प्रोविजन, और चैप्टर कंप्लीशन के बाद तो होंगे ही होंगे। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर यू विल बी इन सच अ पोजिशन कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर संभाल सकते हैं। The best feature of this session is that no ads are there. And fifth, you will have to share your feedback in the comment box. आपको अपना फीडबैक शेयर करना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। एंड ये आपको एक मेरे से वादा करना है, आपको दोस्तों ये वादा करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक शेयर करना होगा कि आपको कैसा लगा, क्लास पढ़ने के बाद कैसा लगा। ये वाला जो सेशन है ये जनवरी 2027 तक एप्लीकेबल है, तो सितंबर 2026 एंड जनवरी 2027 फॉर CA स्टूडेंट्स एंड दिसंबर 2026 फॉर CMA स्टूडेंट्स, उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है फुल्ली। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। गुड लक। जाओ भाई। कहते हैं यू कांट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। अब दोस्तों ई-वे बिल का क्या कंसेप्ट है गाइस। ई-वे बिल में सरकार ने कहा कि भाई साहब जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है उन्हें ट्रैक करने के लिए एक हमने कंप्लायंस बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो इंसान मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है, वो डिटेल्स डालेगा पोर्टल पे कि किसके यहाँ से कौन सा सामान कौन लेके जा रहा है, विद विच व्हीकल नंबर, एंड किसके यहाँ सामान जा रहा है, सो दैट ट्रैकिंग हो सके, कि भाई साहब ये मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, जिससे सरकार को ना एक वो रह भैया कि भैया ये नो जो सामान है ये कोई काले धन से खरीदा हुआ, या फिर दोस्तों ये कोई ऐसा सामान ना है जहां ऐसा ना हो जहां पर सरकार सोचे कि लोग टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं इट इज बेसिकली अ कंप्लायंस मैकेनिज्म वेयर इन बाय वे ऑफ डिजिटल इंटरफेस द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स uploads the relevant information prior to the commencement of movement of goods and generates e-way bill on the GST portal। तो एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है जिसमें सरकार ने पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, हु इज बेसिकली द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, द पर्सन हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ई-वे बिल। मीनिंग कहते हैं ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इट इंक्लूड्स डिटेल्स such as name of the consignor, consignee, transporter, the point of origin of the movement of goods and its destination. It is an electronic way bill. It is an electronic way bill for movement of goods to be generated on the GST portal. All right, guys. In short, क्या बोला? It is an electronic document. ये क्या है दोस्तों? Electronic document है, form GST EWB01 generated on the GST portal evidencing movement of goods। ये क्या दोस्तों देता है? एविडेंस देता है दोस्तों कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। प्रोविजन मतलब पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। प्रोविजन सेक्शन 68 में दोस्तों जीएसटी मतलब ई-वे बिल के बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 68 ऑफ द CGST एक्ट 2017 mandates that the government may require the person in charge मतलब दोस्तों बेसिकली अगर ट्रक की बात करूं तो ड्राइवर, ट्रेन की बात करूं तो ड्राइवर, शिप की बात करूं तो उसका कैप्टन। समझ रहे हैं दोस्तों? द पर्सन इन चार्ज इन ऑफ अ कन्वेयंस कैन बी एनीथिंग, कन्वेयंस कैन बी अ ट्रक, ट्रैक्टर, एयरक्राफ्ट, इट कैन बी दोस्तों एनीथिंग, इट कैन बी अ ट्रेन। तो इन दैट केस ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कि भाई साहब आप गुड्स के साथ साथ जो इनवॉइस लेकर जाते हो या बिल ऑफ सप्लाई लेकर जाते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो उसके साथ साथ आप ई-वे बिल भी लेकर चाहिए। कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि आगे अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है कि क्या सर अगर 500 रुपए का सामान भी जा रहा है तो वहां पर भी ई-वे बिल जनरेट होगा, 2000 का सामान जा रहा है वहां पर भी जनरेट होगा क्या? तो वो लिमिट सरकार ने आगे मेंशन करी है, विच इज 50,000 रुपीज, as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. Rule 138 of the CGST Rules 2017 prescribes
e-way bill as the document to be carried for consignment of goods in certain prescribed cases. Aye guys, what are the benefits? हाँ जी guys, what are the benefits of generation of e-way bill? कहते हैं बेनिफिट्स में देखते हैं, कहते हैं इट फैसिलिटेट्स फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। बेनिफिट्स में क्या है? सबसे पहले इट फैसिलिटेट्स फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स दोस्तों ई-वे बिल से, क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन भी होता है वो जल्दी होता है। और दोस्तों अब जो स्टेट बाउंड्री चेक्स थे उनको कम कर दिया गया है। तो कहते हैं इट इंप्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स। अगर ट्रक जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ गया तो वापस आएगा। एंड हेल्प द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, तो उसे बोलते हैं टर्न अराउंड, मतलब जाकर वापस आना। तो उससे क्या होता है दोस्तों, अब जब ट्रक्स जल्दी जल्दी जा सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कोई ज्यादा चेक पोस्ट नहीं है, कोई ज्यादा रुकावट नहीं है, तो जो सामान पहले वाले टाइम में चंडीगढ़ तक जाने में विच इज नॉट वेरी फार 2 दिन लगते थे, वहां एक दिन सामान लोड अनलोड होता था। फिर दोस्तों अपन खाली ट्रक तो वापस नहीं मंगाएंगे, क्योंकि खाली ट्रक में भी डीजल तो लगेगा ही ना। तो हम वहां पे ट्रक को एक आध दिन वेट करवाते थे, फिर कोई ऑर्डर आता था दोस्तों, तो उस ऑर्डर से अपन मतलब वापस अपने स्टेट मंगाते थे या कहीं और भेजते थे। तो इन दैट केस दोस्तों टर्न अराउंड टाइम पहले वाले जमाने में काफी ज्यादा होता था जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता था, क्योंकि जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता था तो स्टेट की एंट्री पर सामान चेक किया जाता था। अब वो काफी हद तक कम हो गया, आई विल नॉट से टोटली एलिमिनेट हो गया, लेकिन काफी हद तक कम हो गया है। बाय इंक्रीजिंग द एवरेज डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड, रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम एज वेल एज कॉस्ट। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट. From department's perspective, it helps to ensure that goods being transported comply with the GST law, track movement of goods, and check tax evasion. All right, guys. Next prerequisite क्या है? कहते हैं the prerequisite is that the person who generates the e-way bill, which is generally in 99% of the scenarios में the e-way bill is generated by a registered person. कहते हैं should be a registered person on the GST portal and he should register on the e-way bill portal. Alright guys, पहले आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो e-way bill पोर्टल पर आपको एनरोलमेंट नंबर लेना होता है। If the transporter is not registered, अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, कई सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पर ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट कर रहा है, तो कह रहे हैं भैया आपको क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू जनरेट द ई-वे बिल? द आंसर टू विच इज नो। सरकार ने कहा अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, तो वो कहते हैं आप ई-वे बिल पोर्टल पे तो एनरोल करो, आप जीएसटीआईएन मत लो, लेकिन ई-वे बिल पोर्टल पर आपको एनरोल करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है जी। When is e-way bill issued? There are certain points in this chapter which are important and there are certain points which are absolutely not important. उनसे जुड़ा हुआ आप लोग कभी क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं। तो दोस्तों मेरा फोकस रहेगा वो वाले पॉइंट्स पर जिन पर इंस्टीट्यूट ने पहले पूछा हुआ है एंड गाइस जिनके वापस आने के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि दोस्तों हमारे पहले 2 पॉइंट्स हैं उनमें से जिनमें से इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकती है। कहते हैं इट इज इशूड व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का कंसाइनमेंट वैल्यू है तो दोस्तों ई-वे बिल जनरेट करा जाएगा। अब बात ये आती है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट वैल्यू, और यहां पर दोस्तों इन्होंने बहुत एक स्मार्टली वर्ड यूज किया विच इज कंसाइनमेंट वैल्यू एंड नॉट ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों लेट्स से इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है और दोनों ब्रांचेस सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब दोनों ब्रांचेस आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, एंड ट्रांजैक्शन बाय ब्रांच नंबर 1 टू ब्रांच नंबर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, तो क्या उस केस में भी ई-वे बिल जनरेट होना होगा? द आंसर इज यस। क्या जॉब वर्कर को सामान जा रहा है, क्या ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब वहां सप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन क्या फिर भी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि वहां पर 50,000 से ज्यादा की क्या वैल्यू गई है? कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स गया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं गई, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज जनरली अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑलराइट, तो कहते हैं मूवमेंट शुड बी इन रिलेशन टू अ सप्लाई और फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन।
तो इन दिस सिनेरियो गाइस, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस दोस्तों the recipient will be required to raise the e-way bill because we expect at least one of the supplier or the recipient to have registration under the GST law. Next, every registered person who causes such movement of goods is required to furnish the information relating to the said goods as specified in Part A of Form GST EWB 01 before commencement of such movement. तो सबसे पहले दोस्तों किस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। अब वो कौन है दोस्तों, वो आपको अगली स्लाइड पे मिल जाएगा, यहां पर हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसाइनमेंट वैल्यू? बिकॉज अगर ये कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा की होगी तो आपको ई-वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना पड़ेगा। अगर 50,000 रुपए तक की होगी तो ऑप्शन है, आप चाहो तो जनरेट करो, चाहो तो आप जनरेट मत करो। कहते हैं द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी द वैल्यू डिटरमाइंड in accordance with the provisions of section 15 of the CGST Act declared in an invoice। जो इनवॉइस में मेंशन है, बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन है या डिलीवरी चालान में मेंशन है, मतलब यहां पर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है दोस्तों। इट शुड नॉट नेसेसरली बी अ टैक्स इनवॉइस as the case may be issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, state tax or union territory tax, integrated tax and cesses charge if any in the document, and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods। तो सरकार ने क्या बोला दोस्तों, व्हाट इज द कंसाइनमेंट वैल्यू? कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आएगा दोस्तों, कि जो आपकी वैल्यू विच इज डिटरमिन्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15, जो नॉर्मली आप निकालते हैं इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच इज कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई, प्लस टैक्सेस। अब दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और लास्ट वाला पॉइंट मेरे ख्याल से अमेंड कर देना चाहिए। पता नहीं इन्होंने अमेंड क्यों नहीं किया, और बड़ा ना पागलपन वाला पॉइंट लगता है। ऐसा क्यों, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात। सरकार कहती है कि राठी जी, अगर आपने एक ट्रक में, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रक में केस नंबर 1, ट्रक में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट गया है दोस्तों, द डार्क ब्लू प्रोडक्ट गाइस, एंड दिस इज अ टैक्सेबल प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 48,000 रुपीज है, और इस पर दोस्तों जो जीएसटी लगता है वो लगता है एट द रेट 18%। तो 48,000 का 18% कितना आता है गाइस? 48,000 का 18% निकल कर आता है 8640। अगर अपन टोटल करें प्लस इक्वल्स टू, तो निकल कर आता है 56,640। तो ये आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू मानी जाएगी। दिस विल बी टर्म्ड एज कंसाइनमेंट वैल्यू। एंड इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो गाइस, मेरे को बताइए, क्या आपको, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, क्या आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा? क्या ई-वे बिल जनरेट करना होगा? द आंसर टू विच इज यस, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। Next guys, case number 2। अगर दोस्तों ट्रक से जो सामान जा रहा है वो दो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, अगेन दोस्तों डार्क ब्लू प्रोडक्ट विच इज अ टैक्सेबल प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू हमने लेट्स से 38,000 रुपीज का था, और इस पर दोस्तों जीएसटी लगा एट द रेट 18%। तो 38,000 रुपीज का 18% निकल कर आता है 6840 प्लस इक्वल्स टू 44,840। ये तो प्रोडक्ट गया ही गया। इसके साथ दोस्तों एक प्रोडक्ट और गया था जो कि एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट था, जिसकी वैल्यू थी 24,000 रुपीज। तो नॉर्मली तो यही बोला जाएगा ना यार कि ये जो एग्जेम्प्ट वाला प्रोडक्ट है इसके लिए भी इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई जो अपन बोलते हैं जनरेट हुआ होगा, या इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होगा इफ द रेसिपिएंट इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या ये भी हमारे कंसाइनमेंट वैल्यू में जोड़नी चाहिए? नॉर्मल लॉजिक तो यही बोलता है कि कंसाइनमेंट वैल्यू में जोड़नी चाहिए। हाउएवर सरकार ने क्या बोला लास्ट लाइन में, कहते हैं एंड शैल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज of goods, not services, sorry, where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods।
तो दोस्तों उन्होंने कहा इसको इग्नोर कर दो। अब इसको जैसे इग्नोर किया तो हमारी जो बची हुई वैल्यू है दैट इज लेस देन 50,000 रुपीज, वो 50,000 से कम की हो गई। तो इन दैट केस क्या इस वाले सिनेरियो में आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत है? आर यू मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल इन दिस सिनेरियो? द आंसर टू व्हिच इज नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल इन दिस केस। जबकि अगर नॉर्मली जो सामान पहुंचा हुआ है दोस्तों, जो सामान ट्रक से जा रहा है उसकी टोटल वैल्यू निकल कर आती है 68,840। एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और तीसरा केस तो और मजेदार, अब ध्यान से देखना दोस्तों, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में जो ट्रक में सामान जा रहा है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं दोस्तों वो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स है जिनकी वैल्यू है 94,000 रुपीज। अब एग्जेम्प्टेड पर जीएसटी तो नहीं लगेगा, तो इसी को कंसाइनमेंट वैल्यू मान लिया। सरकार ने कहा कि अगर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट जाएगा, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट जाएगा तो एग्जेम्प्ट को इग्नोर करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों यहां पर देखिएगा 94,000 रुपीज आपका क्या निकल कर आता है? सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार ने क्या बोला कि इसको फिर कंसाइनमेंट वैल्यू मानेंगे और इस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। मतलब अगर सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स जा रहे हैं तो वो देखा जाएगा, लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल साथ में जा रहे हैं तो एग्जेम्प्टेड को इग्नोर कर दो। तो जब आप एक तरफ जब सिंगल इंडिविजुअली स्टैंड अलोन बेसिस पर एग्जेम्प्टेड गुड्स जा रहे हैं तो आप उसे कंसिडर कर रहे हो ना। लेकिन ट्रक के मतलब जब एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों हो तो एग्जेम्प्ट को इग्नोर कर दो। डजंट मेक टू मच सेंस। इसमें दोस्तों कोई ज्यादा इसमें सेंस बनता नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल जो लॉ है दोस्तों उसे तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, इधर आइए क्वेश्चन नंबर 1, ओवर टू यू गाइस। फटाफट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं मिस्टर मेहता सप्लाइड गुड्स वर्थ 60,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 15,000 रिलेट्स टू एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो 45,000 के टैक्सेबल गुड्स हो गए गाइस, और उसके बाद आपसे बोला गया है जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द टैक्सेबल गुड्स इज 18%। तो 45,000 प्लस 18%, तो आपका कितना अमाउंट निकल कर आएगा? 45,000 प्लस 18% निकाल के बताइए। 45,000 into 18% plus equals to 53,100. 53,100 will be the consignment value, and in this scenario it will be C. And क्योंकि ये 53,100 है, which is more than 50,000 rupees, क्या हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? The answer is yes, we will be required to generate the ई-वे बिल। आइए गाइस, who causes movement of goods? इससे जुड़ा हुआ आज तक क्वेश्चन नहीं आया। कहते हैं इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स व्हिच एक्चुअली हैपन, जो पहला वाला सिनेरियो है, दिस थिंग हैपेंस फॉर 99% ऑफ द टाइम। कहते हैं इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द सप्लायर, मूवमेंट सप्लायर ने कॉज किया। इफ द रेसिपिएंट अरेंजेस ट्रांसपोर्ट, सप्लायर ने कहा भैया मेरा कोई ट्रांसपोर्ट से लेना देना नहीं है, मेरे फैक्ट्री मेरे गोडाउन से सामान उठवा लो, then in that scenario the movement is caused by him। जनरली ऐसा होता नहीं है दोस्तों, मैंने बताया ना 99% ऑफ द केसेस में, इवन दो द भाड़ा मे बी बॉर्न बाय द रेसिपिएंट। जो भाड़ा होता है दोस्तों वो नॉर्मली कौन बियर करता है? रेसिपिएंट बॉर्न करता है। हाउएवर दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, इफ द रेसिपिएंट अरेंजेस ट्रांसपोर्ट, अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है along with of course payment of freight, तो in that case it will be deemed as if the movement is caused by him। And why are we understanding this topic? Because the government will catch hold of that person, उसका कॉलर पकड़ेगा कि भैया you were the person who caused the movement of goods, you were the person responsible for raising of e-way bill। And next, if goods are supplied by an unregistered supplier to a registered known recipient, movement is caused by such recipient। मूवमेंट इज कॉज्ड बाय सच रेसिपिएंट, मतलब अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस दोस्तों सरकार ने कहा भैया रेसिपिएंट को ही हम पकड़ेंगे ना, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ। इट विल बी कन्वीनियंट एंड इजी फॉर द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट टू रेज द ई-वे बिल। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो सप्लायर है वो इनवॉइस, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है वो इनवॉइस रेज करेगा, उस पर टैक्स चार्ज तो नहीं करेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, लेकिन दोस्तों उसकी फोटो खींच के वो किसे भेज देगा? रेसिपिएंट को।
रेसिपिएंट विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन जो उसको पास आई है उसके बेसिस पर ही विल बी जनरेटिंग द ई वे बिल. नेक्स्ट गाइस, कंपल्सरी ई वे बिल. ये आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है दोस्तों. कंपल्सरी ई वे बिल, जहां सरकार ने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट यू विल हैव टू रेज द ई वे बिल, चाहे सामान 20,000 का हो, 25,000 का हो, 40,000 का हो, 2,000 का हो, इन दीज टू केसेस द ई वे बिल हैज टू बी जनरेटेड. कहते हैं इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर. कहते हैं वेयर गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी to a job worker, principal located in one state or union territory to a job worker located in any other state or union territory. मतलब इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है दोस्तों फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, लेकिन जॉब वर्कर के पास जा रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है. जॉब वर्कर हमारे प्रोडक्ट पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस करता है, काम करता है और वापस लौटा देता है, एंड फॉर विच वी पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द जॉब वर्कर. तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब दिस इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई एंड दैट रिक्वायर्स रेजिंग ऑफ ई वे बिल इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू. The e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker if registered irrespective of the value of the consignment. All right guys, next interstate transfer of handicraft goods. क्या बोला है दोस्तों? Interstate transfer of handicraft goods by a person exempted from obtaining registration. इधर ध्यान से देखिएगा. इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. अगर याद होगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी देखा था कि अगर इन ऑर्डर टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर आप अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स कोई भी ट्रांसफर करते हैं, कोई भी सप्लाई करते हैं इंटरस्टेट, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. However, दोस्तों अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांजैक्शन कर रहा है इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, तो इन दैट केस सरकार ने उसके लिए क्या बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है अप टू 20 lakhs एंड 10 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. लेकिन अगर वो वाले पॉइंट में जाके चैप्टर नंबर 9 में जाओगे तो वहां पर लिखा है प्रोवाइडेड ई-वे बिल इज जनरेटेड. ई-वे बिल जनरेट होना चाहिए. तो सरकार को कम से कम ये तो होगा कि ठीक है सप्लाई नहीं है, लेकिन कम से कम हम मूवमेंट ऑफ गुड्स को तो ट्रैक कर सकते हैं. तो वेयर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूटी बाय अ पर्सन हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, द ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द सेड पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट. नेक्स्ट, ई-वे बिल इन बिल टू शिप टू मॉडल. अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बिल टू शिप टू मॉडल आप लोग वैसे भी जानते हैं दोस्तों. बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है कि किसी के कहने पर आप सामान किसी और इंसान को दे देते हो. लेट्स से अगर मैंने करिश्मा से कहा कि करिश्मा जो आप मेरे को सामान बेच रही हो आप मेरे को मत देना डायरेक्टली, वो आप ना ऐसा करो उसको डिलीवर करवा दो टू सिद्धांत. तो इन दैट केस दोस्तों, इन दैट केस क्या मेरे इंस्ट्रक्शंस पर करिश्मा ने दोस्तों वो सप्लाई करवा दी टू सिद्धांत, वो डिलीवर करवा दी गुड्स टू सिद्धांत? द आंसर इज यस. अब इन दिस सिनेरियो सप्लाई दो होती है, जीएसटी दो लगते हैं, इनवॉइस दो रेज होते हैं, लेकिन क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एक ही बार हो रही है ना, ई-वे बिल क्या दो बार रेज होंगे? द आंसर इज नो. ई-वे बिल किस चीज को रिकॉर्ड करता है? ई-वे बिल किस चीज के लिए बना है? फॉर ट्रैकिंग ऑफ गुड्स, जब उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो क्या यहां पर मूवमेंट दो बार हो रही है? नहीं, मूवमेंट एक ही बार हो रही है. तो इन दैट केस क्या ई-वे बिल दो बार जनरेट होगा या एक बार जनरेट होगा? ई-वे बिल एक ही बार जनरेट होगा. इवन दो सप्लाईज हैं, दो इनवॉइसेस रेज होंगे, लेकिन ई-वे बिल एक ही बार जनरेट होगा. आइए गाइस, in a typical bill to ship to model of supply there are three persons involved in a transaction, namely Mr. A, B and C. A orders B to send goods to C. A B को ऑर्डर करता है कि गुड्स कहां दिए जाए? C को दिए जाए. B sends the goods to C on behalf of A. तो B ने दोस्तों गुड्स किसको दे दिए? C को दे दिए on behalf of A.
तो यहां पर देर आर टू ट्रांजैक्शंस गाइस, देर आर टू सप्लाईज इन दिस सिनेरियो. Two supplies are involved and accordingly two tax invoices are required to be issued. पहला A और B के बीच में ट्रांजैक्शन है जहां B सप्लायर है और A रेसिपिएंट है, लेकिन A ने गुड्स रिसीव नहीं करे. A ने B को बोला भाई तुम जो मेरे यहां सामान भेज रहे हो मेरे यहां ना भेजते हुए C के यहां भेज दो. तो जो दूसरा ट्रांजैक्शन है दैट इज बिटवीन A and C. तो in this scenario who is gonna raise the e-way bill? It will be either B or A. इट विल बी ईदर बी और ए, और 99% ऑफ द टाइम्स में दोस्तों इट विल बी मिस्टर बी, जिसके यहां से एक्चुअली सामान चल रहा है और पहुंच रहा है सी के पास. तो सरकार ने क्या बोला, द मूवमेंट ऑफ गुड्स विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बी टू सी ऑन बिहाफ ऑफ ए. कहते हैं एज पर द सीजीएसटी रूल्स 2017 ईदर ए और बी कैन जनरेट द ई-वे बिल, but it may be noted that only one e-way bill is required to be generated. सिर्फ एक ही e-way bill को जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि B is the person जिसके यहां से मूवमेंट ऑफ गुड स्टार्ट हो रही है, तो उसके पास सारी डिटेल्स होंगी. आप सोचो B के फैक्ट्री में ही तो ट्रक पार्क होगा ना जिसमें सामान चढ़ाया जाएगा, तो B के पास ट्रक की डिटेल्स, B के पास ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, हमारे पास B के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी. लेकिन सरकार ने कहा है भैया ए भी तो एक सप्लायर है इन दिस ट्रांजैक्शन. तो इन दिस सिनेरियो उन्होंने ऑप्शन दे दिया या तो बी रेज कर दे या ए रेज कर दे. मैं प्रैक्टिकल जिंदगी का बता रहा हूं, असल जिंदगी में बी ही रेज करता है 99%. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इन ई-वे बिल. ई-वे बिल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फीड इन करी जाएगी? तो देर आर टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. देर आर टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. कहते हैं पार्ट ए to be furnished by, पार्ट ए कौन भरेगा दोस्तों? पार्ट ए टू बी furnished by the registered person who is causing movement of goods of consignment value exceeding 50,000 rupees. तो जनरली who is the person causing movement of goods? It is supplier. लेकिन अगर सप्लायर ने हाथ खड़े कर दिया भैया हम यहां से सामान ले जाओ, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, then it will be the recipient. और अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड नॉन रेसिपिएंट को दे रहा है तो रेसिपिएंट इज द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो बेसिकली वो इंसान है जो पार्ट ए में डिटेल्स भरेंगे, पार्ट ए में डिटेल्स को फीड इन करेंगे. अगर दोस्तों दोनों ही नहीं भरते और ट्रांसपोर्टर आ गया, अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि पार्ट ए में डिटेल्स कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा. तो ट्रांसपोर्टर भी क्या भर सकता है? हाँ जी भर सकता है, बट दैट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं दैट्स अ हाईली अनलाइकली केस. You expect the suppliers and the recipient to be more aware of the law than the transporter. तो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी भर सकता है, सरकार ने ऐसा प्रोविजन दिया है. ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन मे फर्निश पार्ट ए ऑल्सो. नेक्स्ट, द ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी और ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम द कंसाइनर, क्या वो भी भर सकता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर भी भर सकता है, लेकिन ये प्रोविजन अभी इफेक्टिव नहीं है. नेक्स्ट, पार्ट ए में क्या क्या डिटेल्स जाएंगे दोस्तों? पार्ट ए में इट विल बी ऑल डिटेल्स इन रिलेशन टू द कंसाइनर, कंसाइनी एंड द गुड्स. तो कहते हैं GSTIN ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, डिलीवरी, डॉक्यूमेंट नंबर विच इज नोन एज इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड एंड रीजंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें दोस्तों अपन कहां पर डालते हैं? पार्ट ए में डालते हैं. पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आती है. किसकी डिटेल्स आती है दोस्तों? ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आती हैं. टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स. लेकिन असल जिंदगी में पार्ट बी भी सप्लायर ही भरता है, जहां पर हमें ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर जैसे गुड्स रिसीट नंबर और रेलवे रिसीट नंबर अगर सामान रेलवे से जा रहे, एयरवे बिल नंबर अगर सामान हवाई जहाज से जा रहा है, एंड बिल ऑफ लेडिंग नंबर अगर सामान जहाज से जा रहा है, एंड व्हीकल नंबर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, ट्रक नंबर, ट्रैक्टर नंबर जिसे अपन व्हीकल नंबर बोलते हैं अगर सामान बाय रोड जा रहा है. ऑलराइट गाइस, ये पार्ट बी में डिटेल्स भरी जाएंगी. अब हु शुड जनरेट द ई-वे बिल? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, इन दिस सिनेरियो ये इट इज मोर लाइक अ रेपिटेटिव पॉइंट जो अपन ऑलरेडी पहले पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन यहां पर पढ़ लेते हैं. इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन
which is almost 100% of the scenarios. तो इन दिस केस दोस्तों अपन किससे एक्सपेक्ट करते हैं? सप्लायर से। लेकिन अगर सप्लायर ने कहा भैया मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर रहा हूं, तो रेसिपिएंट रेस करेगा, द कंसाइनी विल रेस। E-way bill has to be generated by the consignor or consignee himself if the transportation is done in own or hired conveyance by road, by furnishing information in Part B on the common portal. Next, when E-way bill is not generated by a registered person and the goods are handed over to the transporter, goods क्या करे गए? हैंड ओवर कर दिए गए to the transporter for transportation by road. E-way bill is to be generated by the transporter on the basis of information furnished by the registered person in Part A. हमने दोस्तों ई-वे बिल में दोस्तों इंफॉर्मेशन नहीं डाली, हमने तो ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर कर दिया और बिल पकड़ा दिया। अब ट्रांसपोर्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई तुम ट्रक को ऑन ही तब करना जब तुम्हारे पास ई-वे बिल आ जाए। अब ट्रांसपोर्टर कहता भैया मेरे को ई-वे बिल भरना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टर इतना पढ़ा लिखा इंसान ट्रांसपोर्टर से बोला भैया तुम अपना फोन चालू करो, फोन से भी ई-वे बिल जनरेट हो सकता है, लैपटॉप से भी ई-वे बिल जनरेट हो सकता है। तो कहते हैं तुम उसी से अपना ई-वे बिल जनरेट करो। अगर तुमने मूवमेंट ऑफ गुड स्टार्ट कर दिया और ई-वे बिल हमने रोका और ई-वे बिल नहीं मिला, तो पकड़ा सबसे पहले तुम्हें जाएगा। हाँ, जिनका गुड्स है, जिनके यहाँ गुड्स जा रहे हैं, उनको तो हम पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर भी परेशान होता है? द आंसर इज यस। कहते हैं व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज और बाय एयर और वेसल। देखो भैया, जब सामान जहाज, हवाई जहाज या रेलवे से जाता है तो आपको पता नहीं होता है कि कौन सी ट्रेन में आपका सामान जाएगा। अब मैं एक्चुअल में आपको फैक्चुअल केस बताऊं दोस्तों, जब मेरी बुक्स दोस्तों पहले ना दिल्ली से डिस्पैच होती थी, अब तो पुणे से डिस्पैच होती हैं। पहले दोस्तों मैंने दिल्ली में एक टीम को हायर कर रखा था दोस्तों, जो बुक्स डिस्पैच करवाते थे, सारी चीजें वो काम करवाते थे। अब हुआ यूं दोस्तों, कहते हैं ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब बुक्स पुणे से आती थी तो वो कैसे आती थी? बुक्स प्रिंट पुणे में होती हैं, वो दिल्ली कैसे आती थी? वो बाय रेलवेज आती थी। तो जो प्रिंटर था दोस्तों इन पुणे, वो सामान को लेकर कहां जाता था? रेलवे स्टेशन जाता था। और रेलवे स्टेशन में एक सेंटर बना होता है दोस्तों, एक जगह बनी होती है जहां पर जाकर आप गुड्स को देते हो और वहां से रिसीट वगैरह बनवाते हो। लेकिन क्या आपको पता होता है दोस्तों कि कौन सी ट्रेन में आपका सामान चढ़ेगा? आप लोग देखते हैं ट्रेन होती है जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन होती है, उसमें एक कूबा ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है क्या बोलते हैं, सामान के लिए होता है दोस्तों, विच इज बैगेज करके लिखा होता है, बैगेज पार्सल या पार्सल वो बोलते थे उसे, क्या बोलते हैं, पार्सल कोच करके होता है नाम। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन एक कोच होता है ऐसा जिसमें सिर्फ सामान रखा जाता है। आगे पीछे पैसेंजर्स ही बैठे हैं, मतलब आगे का एसी कंपार्टमेंट है, पीछे का नॉन एसी कंपार्टमेंट है, उसमें तो पैसेंजर्स ही बैठे। तो जब आपके फैक्ट्री से रवाना हुआ सामान, तो इन दैट केस आप पार्ट ए की डिटेल्स तो भर सकते हैं, लेकिन पार्ट बी की कैसे भरोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सी ट्रेन से जाएगा, कौन सी उससे जाएगा, हाँ या ना? तो इस केस में दोस्तों सरकार ने कहा कि भैया देखो, ट्रक तो आपकी फैक्ट्री में सामने लग जाता है, तो आप जब ट्रक में सामान चढ़ाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से ट्रक से सामान जाएगा। तो ट्रक का नंबर, ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर, ये सब आपको मिल जाता है। बट इन केस ऑफ रेलवेज, एयर एंड वेसल, इट इज अ डिफिकल्ट सिनेरियो। तो इन दैट केस सरकार ने क्या कहा? E-way bill shall be generated by the registered person being the supplier or recipient, who shall either before, which is a highly unlikely case, or after the commencement of movement, furnish information in part B on the common portal. क्या करेगा दोस्तों? फर्निश करेगा इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑन द कॉमन पोर्टल। Everyone clear about it guys? पार्ट बी में कौन फर्निश करेगा? Who is gonna furnish that? The सप्लायर। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब सप्लायर को पता चल जाएगा कि कौन से ट्रेन से किससे जा रहा है, then he will be able to raise, मतलब he will be able to put information in part B। अब दोस्तों जब गुड्स कहते हैं where the goods transported by railways, इधर देखिएगा,
कहते हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी ई वे बिल अलॉन्ग विद द गुड्स, बट रेलवेज विल हैव टू कैरी इनवॉइस, इनवॉइस तो जाएगा, डॉक्यूमेंट तो जाएगा, और डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई द केस में बी अलॉन्ग विद द गुड्स. फर्दर ई वे बिल जनरेटेड for the movement is required to be produced at the time of delivery of the goods. जब सामान दिल्ली में जो हमारा बंदा लेने जाता था उससे पहले सरकार ने कहा ई वे बिल जनरेट कर देना. रेलवेज आपको सामान को हाथ नहीं लगाने देगी, रेलवेज आपके सामान को हाथ नहीं लगाने देगी, सरकार ने बोला. कहते हैं रेलवे शेल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस द ई वे बिल रिक्वायर्ड अंडर रूल्स इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी के वक्त आपका ई वे बिल, मतलब उसमें पार्ट बी में भी डिटेल्स फिर डालकर ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट कहते हैं द रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर में एट द ऑप्शन जनरेट एंड कैरी द ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000, 50,000 से कम है तो भी ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है. Where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired conveyance or through a transporter, he or the transporter may at their option generate the e-way bill. सरकार ने कहा कि अगर movement is caused by unregistered person, चाहे वो खुद का ट्रक हो या hired conveyance हो, तो either he or the transporter can generate, लेकिन इस केस में generally the recipient is the person who generates. Where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is a registered person. तो इन दैट केस अपन किसको पकड़ेंगे दोस्तों, अपन रेसिपिएंट को पकड़ेंगे. सरकार ने कहा भैया रेसिपिएंट तुम रजिस्टर्ड हो अंडर द जीएसटी लॉ, तो तुम ई वे बिल जनरेट करो. द मूवमेंट शैल बी सेड टू बी कॉज्ड बाय सच अ रेसिपिएंट इफ द रेसिपिएंट इज नोन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स. क्या क्लियर हुआ गाइस? आ जाओ भाई नेक्स्ट. व्हेन इस डिटेल ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी नॉट रिक्वायर्ड, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है, शायद एमटीपी या आरटीपी में आया था, मेन एग्जाम में तो नहीं आया अभी तक, लेकिन आ सकता है गाइस. हाँ जी गाइस, एवरीवन इधर ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड दीजिएगा गाइस. हाँ जी, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार पॉइंट. कहते हैं अगर इंटरेस्ट मतलब पार्ट बी में डिटेल्स डालने की कब जरूरत नहीं है. पार्ट बी में अपन किसकी डिटेल्स डालते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालते हैं. तो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालने की कब जरूरत नहीं है, अगर इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी मतलब विद इन द स्टेट ही सामान का मूवमेंट हो रहा है, विच इज विद इन 50 किलोमीटर रेडियस, 50 किलोमीटर तक हो रहा है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, or for the place or from the place of business of the transporter finally to the place of the business of the consignee. मैं आप लोगों से बता देता हूं दोस्तों, लेट्स से दोस्तों अगर समान दोस्तों एक इंसान, लेट्स से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और जो मेरी फैक्ट्री है ना गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा, जो मेरी फैक्ट्री है ये थोड़े ना कंजस्टेड एरिया में है दोस्तों, अंदर गलियों में जाकर एक फैक्ट्री बनी हुई है. Now the question that arises, अगर मेरी फैक्ट्री गलियों में है तो वहां कोई बड़ा ट्रक या ट्रैक्टर या ट्रॉला नहीं आ पाता है. तो हम फैक्ट्री से क्या करते हैं दोस्तों, हम फैक्ट्री से सामान बेचते हैं दोस्तों विद द हेल्प ऑफ छोटा हाथी, जो नहीं होते छोटे छोटे ट्रक्स गाइस. और उन ट्रक से दोस्तों मेन जो बाहर 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर अवे, जहां पर दोस्तों ट्रांसपोर्टर का मतलब जहां पे ट्रक खड़ा है, जहां पे बड़ा ट्रक, तो सरकार ने नॉर्मल रूल क्या बना रखा है कि जैसी फैक्ट्री से निकलेगा और निकलते वक्त ई वे बिल जनरेट होना चाहिए, और ई वे बिल में ट्रक की डिटेल्स डालो. लेकिन ट्रक की डिटेल्स तो अभी पता नहीं है, ट्रक तो 10 किलोमीटर दूर खड़ा है. तो सरकार ने यहां पर एक छोटी सी रियायत दे दी. सरकार ने कहा कि अगर आपकी फैक्ट्री से लेकर, ध्यान से देखिए, अगर आपकी फैक्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्टर के यहां तक सामान जा रहा है विच इज इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट एंड विद इन 50 किलोमीटर रेडियस, तो आपको यहां पर पार्ट बी में डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत नहीं है. पार्ट बी में डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत नहीं है. एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? और वैसे ही दोस्तों
ये ट्रक वाला लेकर पहुंचा दोस्तों यहां। अच्छा, जब बड़ा ट्रक वाला यहां से मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो क्या यहां ई वे बिल जनरेट होना चाहिए? हाँ जी, यहां ई वे बिल जनरेट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। सरकार ने रिलैक्सेशन कहां दी है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिलैक्सेशन कहीं और ही दे बैठते हैं। नेक्स्ट, अब जो आपसे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं कि दोस्तों जब ये ट्रक पहुंचा तो जो रेसिपिएंट की फैक्ट्री है वो भी गली कूचे में है, वो भी अंदर कंजेस्टेड एरिया में है। तो बड़ा ट्रक जाके यहां पर स्टॉप हो गया दोस्तों, और फिर यहां से भी दोस्तों सामान छोटे हाथी से गया दोस्तों। तो क्या जो यहां से सामान छोटे हाथी से गया वहां पर भी पार्ट बी में डिटेल्स डालने की जरूरत है क्या? द आंसर इज नो, यहां पर भी आपको पार्ट बी में डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? हाँ या ना एवरीवन? अच्छा सर, व्हाट इफ जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दीज आर बोथ विद इन द सेम स्टेट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 45 किलोमीटर, तो क्या यहां पर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत है? क्या यहां पर ई वे बिल जनरेट होगा? द आंसर इज यस। यहां सरकार ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। इट इज ओनली व्हेन from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter, or from the place of business of the transporter to the place of business of the consignee, वहां पर रिलैक्सेशन है। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? तो ये छोटे ट्रक जो हैं उनकी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, ये सरकार कहना चाह रही है गाइस। एवरीवन, तो बड़े ट्रक का फिल करने का, बड़े ट्रक का तो फिल करना ही पड़ेगा जो एक्चुअली मूवमेंट लेकर जा रहा है। आइए, यूनिक ई वे बिल नंबर, ये 12 डिजिट नंबर होता है दोस्तों। जब अपनी सारी डिटेल्स पोर्टल पर डाल देते हैं तो, और सारी आपने जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें भर दिया है, तो आपको क्या कर, मतलब एक यूनिक ई वे बिल नंबर प्रोवाइड करा जाएगा। अपॉन जनरेशन ऑफ द ई वे बिल on the common portal, a unique e-way bill number EBN shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal. Generation of unique enrollment number, generation of unique enrollment number guys, कहते हैं an unregistered person making interstate transport of handicraft goods, जिनको हमने exempt कर रखा है from obtaining compulsory registration, क्या उन्हें ई-वे बिल जनरेट तो करना पड़ता है? हाँ जी। तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, ई-वे बिल जनरेट करने के लिए दोस्तों, क्या उनके पास कोई नंबर तो होना चाहिए जो पोर्टल पर जाकर वो रिफ्लेक्ट कर सके, तो उन्हें यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यूनिक एनरोलमेंट नंबर। यूनिक एनरोलमेंट नंबर इज नॉट अ जीएसटीआईएन, इट इज नॉट अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नो, बिकॉज आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की तो जरूरत ही नहीं है अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में क्या ई-वे बिल जनरेट करना पड़ जाता है? द आंसर इज यस, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ जाता है। ऑलराइट गाइस, irrespective of the value of consignment. And next, an unregistered person opting to generate e-way bill, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है दोस्तों, तो क्या वो जनरेट कर सकता है? हाँ जी। उसके लिए उसे क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यूनिक एनरोलमेंट नंबर। सर, ई-वे बिल हर बार इशू करना होता है या जब मूवमेंट हो रहा हो? आई मीन एक जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ई-वे बिल होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स? हाउ इज एक जर्नी का डिफरेंट पार्ट कैसे होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक जर्नी का डिफरेंट पार्ट? मैं वो नहीं समझ पाया। बोलो तनिष्क। तो जैसे अभी आपने बताया ना, वो पहले छोटे ट्रक से फिर बड़े ट्रक में गया, फिर बड़े ट्रक से वहां तक गया, फिर वहां से छोटे छोटे ट्रक में गया फैक्ट्री तक। तो ये 3 पार्ट्स हो गए जैसे। तो नहीं पहले नहीं, ये मूवमेंट तो एक ही है ना बेटा। मैंने मूवमेंट तो फ्रॉम मतलब एक द प्लेस ऑफ है। बिजनेस ऑफ स्टेराटी टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट, ये एक ही मूवमेंट कंसिडर किया जाता है। जस्ट बिकॉज बीच बीच में हमने ट्रक चेंज कर दिया उसका मतलब ये नहीं है
कि आपके लिए बार बार ई वे बिल जनरेट होंगे। आगे भी एक सिनेरियो है बेटा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। ऐसे भी वो केसेस आए हैं जहां पर तनिष बेटा आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व आउट हो जाता कि अगर आपका मूवमेंट हो रहा है ऑफ गुड्स, लेट्स से फ्रॉम दिल्ली टू अपने को लेकर जाना है लेट्स से केरला, लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्टर दिल्ली से केरला ले जाने के लिए रेडी नहीं है। समझ रहे हो, कह रहे इतना दूर नहीं जाएंगे राठी जी, ज्यादा से ज्यादा हैदराबाद जाएंगे हम, ये ज्यादा से ज्यादा हम कर्नाटका बेंगलोर चले जाएंगे, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिए। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला, सरकार ने कहा कि भाई साहब अगर आप एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में सामान को चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है केरला तक कोई नहीं लेकर जा रहा, तो आपने क्या किया, एक ट्रक में सामान आपका दिल्ली से कहां गया, कर्नाटका तक गया, बेंगलुरु तक गया और बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया। तो क्या हम पार्ट बी में डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं जब शिफ्ट हो जाएगा गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, तो हम क्या पार्ट बी में डिटेल्स को अपडेट कर देंगे? हाँ जी, पार्ट बी में डिटेल्स अपडेट कर दिया जाएगा। ऊपर वाले केस में क्या बताया कि पार्ट बी में डिटेल्स भरने की जरूरत ही नहीं है अगर 50 किलोमीटर के रेडियस में विद इन इंट्रा स्टेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी। वहां पर सरकार ने क्या बोला, यहां पर तो पार्ट बी में डिटेल्स ही नहीं भरनी, यहां पर हम पार्ट बी में डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। सर वो अपडेट कौन करता है, ये सप्लायर या फिर ट्रांसपोर्टर? दोनों में से कोई भी कर सकता है। अच्छा, और कोई ये जो भी आपने कर बताया सकता है, जिनके पार्ट बी की पास ई-वे बिल नंबर होता है वो पोर्टल पे जाके उस पे अपडेट का बटन दबाकर पार्ट बी में डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। और पार्ट बी की डिटेल्स जैसे, अच्छा क्योंकि वो पार्ट कोई बी भर में सकता डिटेल्स है? ट्रांसपोर्टर की जाती है, अब कर्नाटका जाके ही तो पता चलेगा ना कि दूसरे ट्रक में कौन सा ट्रक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पढ़िए और गाइस इस पॉइंट को। ये आपने स्टार्टिंग में बताया था पार्ट बी में डिटेल्स भी कोई भर सकता है ना? नहीं, पार्ट दोनों बी में। में जनरली डिटेल्स आर टू बी फिल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती है। लेकिन सिस्टम के आगे ट्रांसपोर्टर बैठा है, सप्लायर बैठा है, रेसिपिएंट बैठा है या कोई अजनबी इंसान बैठा है, सिस्टम को क्या पता। पार्ट बी में जो डिटेल्स होती है वो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती है, तो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स हम किसके पास एक्सपेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टर के पास ही एक्सपेक्ट करेंगे ना। लेकिन हम ट्रांसपोर्टर से थोड़ा ना बोलते हैं, फैक्ट्री के बाहर बैठा वो बंदा बीड़ी पी रहा है उससे जाके बोलेंगे पार्ट बी में डिटेल्स भरो ट्रक वाले भैया। तो ट्रक वाले भैया कहते हैं देखो ये आरसी है, ये ट्रक के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ले लो, आप ही बिल भर दो, प्रैक्टिकल जिंदगी बता रहा हूं। तो जब हम पार्ट ए में सबमिट का बटन दबाते हैं तो पार्ट बी सिस्टम पे खुलता है और पार्ट बी में अपन ट्रक की डिटेल्स डालते हैं। ओके सर। ठीक है ना और सर बेटा। जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड वाले हैं, तो ये हमारे ऐसे घर शिफ्ट करते हैं, काफ़ी सामान भर के जाता है, तो उसमें ई वे बिल की जरूरत थोड़ा होती है। क्या बेटा? जैसे घर शिफ्ट करता है अगर कोई इंसान हम्म, एक सिटी से दूसरी सिटी, तो उसमें काफ़ी सारा सामान मूवर्स जाता एंड है जो पैकर्स 50, के थ्रू, तो मूवर्स एंड पैकर्स करते हैं बेटा फिर ई बिल जनरेट, वो जो ट्रांसपोर्टर वाला। वो ट्रांसपोर्टर करेगा, क्योंकि वहां पर ठीक यू डोंट एक्सपेक्ट द सप्लायर टू रेज द ई बिल, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर करता है फिर। क्योंकि वो तो है। जो सप्लायर है वो तो ये कह रहा है भैया मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, मुझे नहीं पता ई वे बिल क्या होता है। लेट्स से अगर आज एक मैं डॉक्टर इंसान हूं, मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना क्योंकि मैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे रहा हूं, हो सकता है कि नहीं, या मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूं, सैलरीड इंडिविजुअल को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, वो भी तो मूवमेंट करते हैं, जब उनकी जॉब एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो सामान लेकर जाते हैं, तो उसमें दोस्तों वो जनरेट करेगा ट्रांसपोर्टर, ऐसे नहीं जाएगा सामान। ट्रांसपोर्टर विद द हेल्प ऑफ हिज एनरोलमेंट आईडी वो जाके ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो ये जो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं इनका खुद का एनरोलमेंट आईडी होता है, क्योंकि इनके भी ट्रक्स तो जाते ही हैं, इनको भी रोका जा सकता है। ठीक ठीक है, है ओके, ना। कंपलसरी। हाँ, 50,000 से ज्यादा की वो कंसाइनमेंट वैल्यू कितने की है, जो सामान लोड हुआ अंदर वो 15-20 हजार का है तो नहीं होगा, लेकिन 15-20 हजार का तो नहीं होता है, ज्यादा का होता है। बेड जा रहे हैं, फ्रिज जा रहे हैं, एसी जा रहे हैं, टीवी जा रहे हैं, सोफा सेट जा रहे हैं, सब मिला के 50,000 तो ऐसे ही हो जाता है। ओके सर। आ जाओ भाई, where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided information in part A or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in part B of the e-way bill on the common portal. The consignor, recipient,
The consignor oblique recipient who has furnished the information in part A of the transporter may assign the e-way bill number to another registered enrolled transporter. जो अब नया ट्रांसपोर्टर है जो लेकर जाएगा वो अपडेट कर देगा इन पार्ट बी। अगर वो नहीं करेगा तो हम ही कर देते हैं, जनरली तो दोस्तों सप्लायर ही कर देता है सिस्टम पे जाके। However, once the details of the conveyance have been updated by the transporter in part B, the consignor or the recipient, as the case may be, who has furnished the information in part A shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter. एक बार अपडेट हो गया तो फिर आप दूसरे ट्रांसपोर्टर के साथ मत वो करिए। आइए गाइस एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल करिए गाइस, यहां से लेकर यहां तक 2 मिनट देता हूं दोस्तों, एग्जांपल को रीड आउट करिए। द मोर यू अंडरस्टैंड एंड रीड आउट द एग्जांपल द बेटर क्लैरिटी इट बिकम्स। आजा भाई, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, बट आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आया दोस्तों, या मैं कंसोलिडेटेड ई-वे बिल के बारे में बताता हूं। क्वेश्चन तो अपन क्वेश्चन आंसर राउंड में कर ही लेंगे। कहते हैं फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स विद ई-वे बिल जनरेटेड इंडिविजुअली। अब लेट्स से एक ही ट्रक में 4 लोगों का सामान जा रहा था, या 4 सप्लायर्स अलग अलग थे, या 4 रेसिपिएंट्स अलग अलग थे, एंड सबका ई-वे बिल अलग अलग जनरेट ऑलरेडी हो चुका है। कई बार होता है ना दोस्तों, भैया ट्रक बड़ा है लेकिन इतना ज्यादा सामान नहीं है, तो एक रेसिपिएंट जिसके सबसे पहले सामान चढ़ा तो ट्रक वाले ने बोला भैया 50,000 रुपए का भाड़ा लूंगा। कह रहे पागल हो गए हो, 4 लाख के सामान पे 50,000 का भाड़ा कौन देता है? कह रहे ट्रक का भाड़ा तो इतना ही, अब ट्रक खाली चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े ना मैं भाड़ा नहीं लूंगा या पूरा भाड़ा नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा 2 दिन रुक जाओ, अभी और सामान आने, जो कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है, एक बार और सामान चढ़ेगा उसके बाद लेकर आना। भैया मैं इतना भाड़ा नहीं दे सकता, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 का भाड़ा दूंगा। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला, फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स, अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट है विद ई-वे बिल जनरेटेड इंडिविजुअली, तो इन दैट केस सरकार ने ट्रांसपोर्टर से कहा अगर तुम चाहो, ये कोई कंपल्शन नहीं है, अगर तुम चाहो तो सबका कंसोलिडेटेड ई-वे बिल भी बना सकते हो, और उस कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में जो पहले ई-वे बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अगर आपने कंसोलिडेटेड ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन डाली तो वहां पर जितने भी इंडिविजुअल जनरेटेड ई-वे बिल्स हैं वो आपके सामने नजर आ जाएंगे। तो ये एक बस एडिशनल फीचर है, चाहो तो कर सकते हो, कोई भी प्रैक्टिकली नहीं करता। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि राठी जी व्हाट इफ द इंडिविजुअल कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम की थी लेकिन एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज्यादा थी। और ये एक्चुअल में हमारे साथ हुआ है दोस्तों, एक्चुअल में फैक्चुअल केस बताता हूं दोस्तों। रूल 138(7), जब जिस घर में हम रह रहे हैं नोएडा में, इस घर के लिए फर्नीचर लेने की बात हुई, और फर्नीचर दिल्ली में एक मार्केट है नोन एज कीर्ति नगर, जिसे फर्नीचर मार्केट के नाम से भी बहुत जाना जाता है दोस्तों। बहुत शानदार शानदार फर्नीचर होते हैं। तो हम वहां पे गए, वहां से हमने सोफा सेट लिया, डाइनिंग टेबल लिए, एक आधा बेड आया, गद्दे आए दोस्तों, छोटी मोटी टेबल चेयर्स आए, जो घर पे रिक्लाइनर है, एक घर पे रखा हुआ वो रिक्लाइनर आया। तो ये सब क्या दोस्तों हमने एक ही दुकान से लिए थे? द आंसर इज नो। ये हमने कीर्ति नगर में ही दोस्तों, उस 1 किलोमीटर के रेडियस में इतनी दुकानें थी, तो कहीं से हमने सोफा सेट फाइनल किया, कहीं से डाइनिंग टेबल फाइनल किया, कहीं से हमने बेड फाइनल किया, कहीं से हमने रिक्लाइनर फाइनल किया, कहीं से हमने चेयर्स फाइनल करी, कहीं से कुछ फाइनल हुआ। तो क्या अब हर एक के लिए अलग अलग ट्रक हायर करेंगे? हम पागल तो है नहीं। तो हमने जो मीडियम साइज ट्रक हायर किया उसमें क्या हुआ दोस्तों, जब दोस्तों इनवॉइस बने, सोफा सेट 48,000, डाइनिंग टेबल 35,000, ये रिक्लाइनर 15,000, ऐसे ऐसे बिल बना। तो इसमें इंडिविजुअल बिल जो सप्लायर ने श्रेय राठी को दिया या मेरे पिताजी के नाम से रेज हुआ था इनवॉइस, सप्लायर ने सुभाष राठी जी के नाम पे जो रेज किया, वहां पर ई इनवॉइस मतलब वहां पे ई-वे बिल की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि जब ट्रक में सामान चढ़ा और ट्रक में जो वैल्यू थी वो 50,000 से ज्यादा की थी, तो ट्रांसपोर्टर ने, ट्रक वाले ने अपनी गाड़ी साइड में लगा ली। हमने कहा क्या हुआ भैया, निकलो नोएडा की तरफ। कह रहे ना राठी जी ना, ये जो वैल्यू है तो 50,000 से ज्यादा की है, ये जो वैल्यू है टोटल ये तो 50,000 से ज्यादा की है। और वो पूछ लिया किसी ने, आप दिल्ली से नोएडा इंटरस्टेट कर रहे हो, नोएडा के
एंट्रेंस पर अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो फिर क्या होगा? ई वे बिल पूछेगा 50,000 से ज्यादा का वैल्यू है, क्योंकि इनवॉइसेस जितने हैं मेरे पास, इनवॉइसेस उसके पास सारे आ गए। लेकिन इन दिस सिनेरियो क्या हुआ? तो एक केस तो ये आया दोस्तों कि भैया ट्रांसपोर्टर से कहा कि तुम ई वे बिल जनरेट कर लो। ट्रांसपोर्टर कह रहे राटे जी रुके, पहले तम्बाकू खाएं फिर आपको समझाते। और तम्बाकू खाया, कह रहे बस रहने दो, आपकी बस का नहीं है। अब आप कहां से जनरेट करोगे? तो इतने में मैंने सारे जो जिन से खरीदा था उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज जनरेट ई वे बिल, आप ई वे बिल जनरेट करिए। ऑलराइट गाइस, so even though the individual values of the items and invoice value was less than 50,000 rupees, I requested all the suppliers to generate e-way bill, otherwise movement of goods start ही नहीं हो रही थी। तो या तो ट्रांसपोर्टर सारे इनवॉइसेस को इकट्ठा करे और इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना ले। लेकिन अगर जनरली ट्रांसपोर्टर ऐसे करते नहीं है, तो अपन ना जो इंडिविजुअल वाले लोग होते हैं उन्हीं को बोल देते हैं कि आप ही इनवॉइस जनरेट कर दीजिए। आइए गाइस इधर, फर्दर वेयर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 बट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स carried in the conveyance is more than 50,000, the transporter, except in case of transportation of goods by railways, air or vessel, shall in respect of interstate supply generate the e-way bill in form GST EWB01 and also generate a consolidated e-way bill in form GST EWB02 on the common portal prior to the movement of goods. All right guys, ये also generate वाला दोस्तों, ये उसके पास ऑप्शन है, लिखा है and may also generate a consolidated e-way bill. तो consolidated e-way bill all in all is दोस्तों an option given to you. It is not a compulsion, it is an option given to you. Everyone clear about it? आ जाओ भाई, cancellation of e-way bill. ई-वे बिल को क्या कैंसिल किया जा सकता है? हाँ जी दोस्तों, कैंसिल किया जा सकता है विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल। कहते हैं वेयर एन ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड बट गुड्स आर ईदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड इन द ई-वे बिल। तो क्या दोस्तों, या ई-वे बिल में डिटेल्स भरते में गलतियां हो गई या कुछ एरर डाल दिया हमने, तो हम उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल इट कैन बी कैंसिल। हमने सामान ट्रक में चढ़वा दिया, ट्रक वाले को खबर आई कि घर में किसी की डेथ हो गई, ट्रक वाले ने कहा हम नहीं ले जा सकते अब गाड़ी, 3 दिन ट्रक यहीं खड़ा रहेगा, तो हम ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं। कोई स्ट्राइक हो गई दोस्तों, ई-वे बिल जनरेट हो गया था, अगले दिन स्ट्राइक हो गई, सामान जब चढ़ रहा था लेबर हट गई पीछे के, यार राठी जी अपना सामान चढ़ाना है आप ही चढ़ाओ, समझ रहे हैं गाइस? या कोई गलतियां हो गई दोस्तों ई-वे बिल में, तो क्या उसे कैंसिल किया जा सकता है? हाँ जी, कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रक बीच रास्ते में रोका गया और मैं कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, ड्राइवर का फोन आया, राठी जी पुलिस वाले ने रोक लिया, राठी जी पुलिस वाले ने रोक लिया। मैंने कहा अरे तुम फोन रखो, मैं ई-वे बिल कैंसिल करता हूं। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। However, an e-way bill cannot be cancelled if it is been verified in transit. अगर वो ट्रांजिट में है दोस्तों, तो उसे आप ई-वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। For the unique e-way bill number generated is valid for a period of 15 days for updation of part B. क्योंकि part B में अपन कब अपडेट कर सकते हैं दोस्तों? जब from one consignment to other consignment, from one conveyance to another conveyance शिफ्ट कर रहे हो। हमारे यहाँ से ट्रक निकला था, 100 किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर बाद ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जो कि हो सकता है ना यार, तो हम अपने क्या सामान को वहीं त्याग दे? नहीं, हम भागे भागे वहां पहुंचे दोस्तों। वहां जब सामान के पास पहुंचे, तो जब सामान आधा जमीन पे गिरा हुआ था, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने वही सामान दूसरे ट्रक से आगे भिजवाना है। तो क्या हम पार्ट बी में उसे अपडेट कर सकते हैं डिटेल्स? द आंसर इज यस। पार्ट बी में डिटेल्स को आप अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर भी देखा था दोस्तों, आप पार्ट बी में अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे जुड़ा हुआ पहले क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी क्वेश्चन आएगा। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। सरकार कहती है भाई साहब देखो, ई-वे बिल जो है वो वैलिड होगा फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि ई-वे बिल आज जनरेट हो गया, 300 किलोमीटर दूर सामान जाना था और 10 दिन बाद सामान पहुंच रहा है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ई-वे बिल जब जनरेट हुआ
डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर्स दैट इट नीड टू ट्रेवल, उस हिसाब से उसकी वैलिडिटी पीरियड रहता है। तो सरकार ने कहा फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ 1 डे, एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ कितना बोला 1 डे, प्रोवाइडेड दोस्तों जो आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है दैट इज इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो देखते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स ट्रॉलर्स होते हैं जो बहुत ही धीमी स्पीड में चलते हैं, उसे बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो में जा रहा है तो 200 किलोमीटर की लिमिट नहीं है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत धीरे होती है। या मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब जो सामान जा रहा है वो सिर्फ एक ही शिपमेंट मोड से नहीं जा रहा है। लेट्स से अगर मेरे को दिल्ली से सामान अंडमान भेजना है, हो सकता है कि नहीं, तो एक फ्लाइट चलती है दोस्तों, लेट्स से इधर ध्यान से देखिएगा, या ग्वालियर से सामान अंडमान आइलैंड्स भेजना है, तो इधर ध्यान से देखिएगा, ग्वालियर से सामान दिल्ली आया बाय ट्रक, ग्वालियर से सामान दिल्ली आया बाय ट्रक, फिर सामान एयरक्राफ्ट में गया और एयरक्राफ्ट से वो पहुंचा पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से शिप से गया वो अंडमान आइलैंड्स। तो इन दैट केस क्या शिप का इन्वॉल्वमेंट हो गया? मतलब दोस्तों यहां पर मल्टी मॉडल शिपमेंट था, पहले वो ट्रक से था, फिर हवाई जहाज से था, फिर शिप से था। तो अगर एक भी जगह शिप का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो 200 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ फॉर एवरी डे नहीं देखना है। सर फिर कितना देखना है? ओवर डायमेंशनल कार्गो वगैरह में कितना देखना है? ये मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, इसके इसमें कितना देखना है? 20 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स। तो अप टू 200 किलोमीटर्स, अप टू 200 किलोमीटर्स में नॉर्मल कार्गो एंड देखना 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। और फिर फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स 1 डे बढ़ता जाएगा। तो लेट्स से एक मैं सिंपल सा सिनेरियो बनाता हूं दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा दोस्तों व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल अगर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होने हैं वो 685 किलोमीटर्स होने हैं। अगर 685 किलोमीटर्स होने हैं, पहला नॉर्मल कार्गो दोस्तों, नॉर्मल ट्रक जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल कार्गो, और दूसरा दोस्तों ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट। ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट। हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस बताइए। ए में 4 डेज, बिल्कुल सही दोस्तों। 685 डिवाइड बाय 200 करा तो 3.425 आया। तो पहले वाले केस में 4 डेज हमेशा आगे की तरफ, और दूसरे वाले केस में 685 डिवाइड बाय 20 किया तो 34.25 डेज आया। तो ये हो जाएगा 35 डेज। वेल डन तनिष्क, वेल डन। आइए गाइस, रेलेवेंट डेट कहां से कंसिडर किया जाएगा? मतलब वैलिडिटी पीरियड चालू कहां से होगी? जिस दिन आपने ई वे बिल जनरेट किया उस दिन को छोड़ के अगले दिन से। तो अगर ई वे बिल आपने 12 तारीख को जनरेट किया है, चाहे वो सुबह के 4 बज रहे हो या दिन के 2 बज रहे हो या शाम के 9 बज रहे हो, 12 तारीख को ई वे बिल जनरेट हुआ तो 12 तारीख से कंसिडर नहीं करा जाएगा। 13th विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द वैलिडिटी। If the relevant date means the date on which the e-way bill has been generated, and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. All right guys, let us understand this with the help of an example. आइए गाइस, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल
बताओ भाई, सपोज एन ई वे बिल इज जनरेटेड एट 14 तारीख को रात के 12:04, मतलब 4 मिनट हुए थे अभी। तो पहला दिन कब से काउंट करा जाएगा? 15/16, मतलब 15 की रात 16 की सुबह, मतलब 15 तारीख से पहला दिन काउंट करा जाएगा। The validity of e-way bill starts when first entry in part B, that is vehicle made, is made first time in case of road transport, or first transport document number in case of rail, air or ship transportation, whichever is the first entry. मतलब पार्ट बी में जब डिटेल्स डाली जाएंगी तब से काउंट करा जाएगा, ना कि जब पार्ट ए में डिटेल्स डाली गई। It may be noted that validity is not recalculated for subsequent entries in part B. मतलब लेट्स से दोस्तों, अगर 685 किलोमीटर ट्रैवल होना था, लेकिन दोस्तों बीच में ट्रक खराब हो गया, या कोई दोस्तों एक ट्रक से दूसरे ट्रक में सामान शिफ्ट हुआ, तो क्या फिर से वैलिडिटी काउंट करी जाएगी? नहीं, वैलिडिटी विल रिमेन सेम। ये गाइस एग्जांपल करिए, मैं पानी लेकर आ रहा हूं गाइस, ये वाला गाइस एग्जांपल करिए। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 करिए गाइस। Goods are required to be transported from Mr. Ashok, Patna, Bihar to Mr. Chetan, Bhopal, MP through an over-dimensional cargo. The distance between the two is 845 kilometers. तो 845 divided by 20 निकल कर आता है 42.25, which is 43 days. आइए guys, how to extend the validity of e-way bill? क्या sir, if we generate a e-way bill on 12th April at 2 p.m., then we can't transport it that day? We can transport it. We can start the transportation. That is not an issue. The validity period will be counted. I am not saying that you cannot start transporting it. Validity period will be counted not from 12th, it will be counted from the 13th. All right. Aja bhai. Extension of validity by commissioner, कहते हैं on the recommendation of the council by notification he may extend the validity period of an e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein. Next, by transporter, क्या एक्सटेंशन करा जा सकता है? हाँ जी, एक्सेप्शनल नेचर, जैसे जहां जा रहे थे वहां कोई अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का रिपेयर करवाना जरूरी था, गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई, तो इन दैट केस दोस्तों, इन दैट सिनेरियो क्या ट्रांसपोर्टर भी एक्सटेंड करवा सकता है दोस्तों द वैलिडिटी? हाँ जी, कहते हैं इफ अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर इंक्लूडिंग द ट्रांसशिपमेंट द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड within the validity period of the e-way bill, the transporter may generate another e-way bill after updating the details in part B of form GST EWB 01. Further दोस्तों, this option is available for extension of e-way bill before 8 hours and after 8 hours of expiry of the validity. Further, this option is available for extension of e-way bill before 8 hours and after 8 hours of expiry. उस टाइम स्पैन के बीच में आप अपना एक्सटेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपको वजह डालनी पड़ेगी कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सटेंशन. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल. क्या आप ई-वे बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ you are not the person who has raised the e-way bill, the other person has raised the e-way bill? हाँ जी, पोर्टल पर दोस्तों इन केस ऑफ B2B ट्रांजैक्शन, अगर सप्लायर ने ई-वे बिल जनरेट किया है तो रेसिपिएंट के सिस्टम पे पॉपअप करेगा कि राठी जी ने ई-वे बिल जनरेट किया है, और अगर रेसिपिएंट ने ई-वे बिल जनरेट किया है तो सप्लायर के सिस्टम पे पॉपअप करेगा कि रेसिपिएंट ने ई-वे बिल जनरेट किया है. क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया ये हमने ही गुड्स मंगवाए हैं, हाँ भैया ये हम ही गुड्स परचेज कर रहे हैं, है ना? तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस सरकार ने क्या बोला, एक निकाल दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल. सर व्हाट इफ अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हम सामान को ना भेजें? सामान तो भेज दो. सरकार ने कहा देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल दैट इज 72 आवर्स और द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हिचएवर इज अर्लियर. हो सकता है दोस्तों 2 दिन में तो सामान ही पहुंच गया, 500 किलोमीटर ट्रैवल करना था, ट्रक वाले ने 2 दिन में खींच दिए 500 किलोमीटर. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, जब सामान ही 2 दिन में पहुंच गया, 48 आवर्स, 52 आवर्स, 56 आवर्स में ही सामान पहुंच गया,
तो क्या सामान आप फैक्ट्री पर एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या? भैया आपने ऑर्डर किया है तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। तो अगर सामान फैक्ट्री के अंदर पहुंच गया मतलब आपने ई वे बिल को भी एक्सेप्ट कर लिया, आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। आइए गाइस, कहते हैं the details of the e-way bill generated shall be made available to the supplier. सप्लायर को अवेलेबल कराया जाएगा if registered, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तभी तो पोर्टल पर पॉपअप करेगा। where the information in part A has been furnished by the recipient or the transporter or recipient if registered, where the information in part A has been furnished by the supplier or transporter on the common portal, and the supplier oblique recipient, as the case may be, shall either communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill. सर सारे सिचुएशन से 200 से डिवाइड हो रहा है, 200 या 20 दोनों में से एक से डिवाइड करना है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो। अगर नॉर्मल कार्गो है तो डिवाइड बाय 200, और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप तो 20 से, या तो 200 से डिवाइड करोगे या 20 से, डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो। इन केस the person to whom the information in part A is made available does not communicate his acceptance or rejection within the specified time, it shall be deemed that he has accepted the said details. All right guys, time limit specified कितनी है? 72 hours, or time of delivery of goods whichever is earlier. आइए guys, documents to be carried by person in charge. पर्सन इन चार्ज को क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है दोस्तों? बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेन हैज टू कैरी द इनवॉइस, जो डॉक्यूमेंट है विच इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द गुड्स दैट ही इज कैरिंग, द बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस में बी, एंड अ कॉपी ऑफ द ई-वे बिल और द ई-वे बिल नंबर either physically or mapped to RFID embedded on to the conveyance in such manner as may be notified by the commissioner. तो दोस्तों जनरली तो मैं आपको बताऊं, ई-वे बिल का प्रिंट आउट निकाल के इनवॉइस के साथ स्टेपल कर दिया जाता है, या जो ई-वे बिल यूनिक ई-वे बिल नंबर 12 डिजिट का जनरेट होता है वो दोस्तों हम इनवॉइस पर ही लिख देते हैं। दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ऑलराइट गाइस, however where circumstances so warrant, the commissioner may by notification require the person in charge of the conveyance to carry the following documents instead of the e-way bill. ये दोस्तों बहुत मतलब एक स्पेशल पावर छोड़ दी है कमिश्नर के पास कि अगर ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ई-वे बिल सिस्टम डाउन हो गया है या व्हाटएवर मे बी द रीजन, तो इन दैट केस वो कहेंगे कि ई-वे बिल की जगह या ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप टैक्स invoice, bill of supply, delivery challan in case bill of entry in case of imported goods, delivery challan where the goods are transported for reasons other than supply, ये डॉक्यूमेंट भी काफी होंगे। आइए गाइस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्या दोस्तों ट्रक को रोककर क्या दोस्तों जीएसटी ऑफिसर ट्रक को वेरीफाई कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स गाइस, इसमें सरकार ने क्या बोला दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा। सरकार ने बोला कि अगर कमिश्नर चाहे या और एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ मे ऑथराइज एनी ऑफिसर टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस, किसी कन्वेंस को रोका जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है और चेक किया जा सकता है फॉर चाहे इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो या इंटर स्टेट मूवमेंट हो। ऑलराइट गाइस, यहां सरकार ने कहा कि भाई साहब आप जो भी सामान वगैरह देखते हैं उसे आप इनवॉइस से मैच करेंगे थोड़ा बहुत, कि भैया आप देखो एक एक प्रोडक्ट को निकाल के तो चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन सैंपल बेसिस पर चेक किया जाता है। तो उसकी समरी रिपोर्ट देनी होती है 24 घंटे के अंदर अंदर, और फाइनल रिपोर्ट देनी होती है 3 दिन के अंदर अंदर। समरी रिपोर्ट देनी होती है 24 घंटे के अंदर अंदर, और फाइनल रिपोर्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन। लेकिन जिस दिन इंस्पेक्शन हुआ उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब अगर लेट्स से 18 तारीख को इंस्पेक्शन हुआ तो 18 तारीख को काउंट नहीं किया जाएगा। 19 तारीख के रात के 12 बजे तक आपको समरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऑन द सिस्टम, और 19, 20, 21 तारीख की रात के 12 बजे तक आपको फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपने जो इंस्पेक्शन किया उसमें आपने क्या पाया।
क्या एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है तो क्या उस मूवमेंट पर आगे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएं या ना करवाएं? तो सरकार ने कहा परेशान मत करिए, अगर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है तो बार बार फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाइए अनटिल अनलेस कि खबर मिली है कि बीच रास्ते में फिर कुछ गड़बड़ काम हुआ है। अगर आपको कोई टिप मिली है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है कि बीच रास्ते में जब एक बार ट्रक का चेक हो गया था सामान तो उसने डिटोर लिया और पता चला है, खबर सूत्रों से खबर मिली है कि यहां पर इसने फैक्ट्री में बीच रास्ते में कुछ फैक्ट्री में सामान चढ़ाए हैं, तो इन दैट केस क्या फिर से दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है अगर ऐसी कोई खबर मिलती है दोस्तों? द आंसर टू विच इज यस। पढ़िए गाइस दोस्तों, आप लोग यहां से लेकर दोस्तों यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मैंने वो जो पूरी कहानी सुनाई थी दोस्तों, पूरी कहानी, वो सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। गिविंग यू 2 minutes टू रीड इट आउट बाय योरसेल्फ। एक बार खुद से पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे अपनी स्पीड में पढ़िए गाइस, आपको मजा आएगा। आजा भाई, अब सरकार ने कहा और देखा कि कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर ट्रक वालों को परेशान किया जाता है, तो सरकार ने कहा कि अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप भी इंफॉर्मेशन पोर्टल पर डाल सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी को लंबे समय तक के लिए रोका जा रहा है और नहीं दिया, आपने इनवॉइस दे दिया, आपने ई वे बिल नंबर दे दिया, आपने सारा इंस्पेक्शन करवा दिया, फिर भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्या आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप भी सिस्टम पे डाल सकते हैं अगेंस्ट द ऑफिसर? द आंसर इज यस। Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, the transporter may upload the said information in specified form on the common portal। भैया हमारे को जाने ना दिया जा रहा है। टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई टू अकम्पनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आप लोगों के पास इनवॉइस वगैरह होना चाहिए दोस्तों जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है गाइज, एंड प्रोबेबली दिस इज सेकंड लास्ट पॉइंट, और इसके बाद दोस्तों ये एग्जाम्पशंस आ जाएंगी, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर राउंड। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो डिटेल्स भरी जाती हैं विच इज जनरली फिल्ड बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने कहा भैया मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गुड्स ले जाओ, तो रेसिपिएंट, and if the supplier is unregistered and the recipient is registered, then the recipient, they are supposed to fill in the details in part A। तो कहते हैं हम आपको पार्ट ए नहीं भरने देंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आया हुआ है, हम आपको पार्ट ए नहीं भरने देंगे अगर आप सप्लायर हैं। इट इज ओनली इन केस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों वो इनवर्ड पे नहीं है, या आउटवर्ड पर है, मतलब एज अ सप्लायर आपको नहीं भरने देंगे। अगर आप एज अ कॉम्पोजिशन सप्लायर हैं और आपने पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से अपना स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स नहीं भरा, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी सीएमपी 08। आपको याद होगा दोस्तों, कॉम्पोजिशन सप्लायर टैक्स क्वार्टरली भरता है, रिटर्न एनुअली भरता है। तो यहां पर जो बात हो रही है दोस्तों वो सेल्फ असेस टैक्स की बात हो रही है, जो उसे क्वार्टरली भरना होता है। तो वो अगर आपने दोस्तों नहीं भरा है फॉर 2 consecutive quarters, then you will be prohibited to fill in details in part A of the GST EWV 01। कहते हैं नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी शैल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWV 01 in respect of any outward movement of goods of a registered person who, being a person paying tax under composition scheme, has not furnished statement of payment of self-assessed tax for 2 consecutive quarters। अगर रेगुलर स्कीम में हो तो आपने 2 consecutive टैक्स पीरियड से अपनी रिटर्न्स नहीं भरी, और यहां पर जब भी नॉर्मल रिटर्न की बात हो तो दोस्तों दे आर टॉकिंग अबाउट GSTR 3B। नेक्स्ट, a person paying tax under regular scheme has not furnished GSTR 1। तो कह रहे हैं अगर आपने GSTR 1 भी पिछले 2 consecutive टैक्स पीरियड से नहीं भरी है तो हम आपको दोस्तों नहीं भरने देंगे पार्ट ए ऑफ GST फॉर्म GST EWV 01। ई वे बिल का पार्ट ए नहीं भरने देंगे।
या फिर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 21A बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द जीएसटी लॉ, तो आपका सस्पेंड कर दिया गया अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो एज लॉन्ग एज योर रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड यू विल नॉट बी अलाउड, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा टू फिल इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01। हाउएवर ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ये पॉइंट्स ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। हाउएवर कहते हैं कमिश्नर, जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर में ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन on sufficient cause being shown and for the reasons to be recorded in writing by order in prescribed form allow furnishing of the said information in part A of form GST EWB 01। क्या बोला है दोस्तों? सरकार दोस्तों फॉर सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन क्या उसे अलाउ कर देगा कि भैया डिटेल्स भर दो। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट करेगी आपकी रिक्वेस्ट तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा? हाँ जी, रिजेक्ट करने से पहले हमेशा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कहते हैं ब्लॉकिंग ऑफ GSTIN फॉर ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ओनली ऑन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स of the ineligible registered person. E-way bills can be generated in respect of inward supplies received by the said registered person. तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों एवरीबॉडी, एक ना क्वेश्चन अभी वैसे आप लोगों को आएगा क्वेश्चन बैंक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पर आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी गाइस कि अगर सप्लायर डिफॉल्टर है तो सप्लायर ई-वे बिल में पार्ट ए में डिटेल्स नहीं भर सकता, रेसिपिएंट भर सकता है। लेकिन अगर रेसिपिएंट डिफॉल्टर है तो वो अभी भी पार्ट ए में भर सकता है क्योंकि रेसिपिएंट तो आफ्टर ऑल सामान को रिसीव कर रहा है ना, वो तो इनवर्ड सप्लाईज हुई ना उसके लिए। ICAI एग्जांपल करिए, ICAI एग्जांपल कहते हैं मिस्टर ए अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फाइल्ड फॉर्म GSTR 1 फॉर द लास्ट 2 months. Mr. B of Haryana, a regular return filer, wants to generate e-way bill for goods to be supplied to Mr. A. तो क्या दोस्तों मिस्टर B जो रेगुलर रिटर्न फाइलर है और वो मिस्टर A को सामान दे रहे हैं जो कि डिफॉल्टर है, तो क्या मिस्टर B दोस्तों क्या ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर B तो टाइम से टाइम भर रहे हैं ना। Why will there be a restriction on Mr. B? मिस्टर B को क्यों रोकेंगे? Here there will be no restriction in generating e-way bill for Mr. B who is making outward movements of goods since as he is a regular return filer. अब गाइस ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए जो कि जिसने रिटर्न टाइम से टाइम नहीं भर रहा था, मिस्टर ए ये वाला जो टाइम से टाइम रिटर्न नहीं भर रहा था, मिस्टर ए वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर एच. All right, guys. E-way bill generation is blocked in this case as it's an outward movement of goods of Mr. A who has not filed GSTR 1 for the preceding 2 months. यहाँ मिस्टर ए ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि मिस्टर ए मिस्टर एच को बेचना चाह रहे हैं, तो मिस्टर ए को पार्ट ए में डिटेल्स भरना अलाउ नहीं करी जाएंगी। हाँ, मिस्टर एच भरना चाहें तो भर दें, मिस्टर एच भरना चाहें तो भर दें। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई विल नॉट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा दोस्तों, बीच में एक और सेक्शन आया होगा, एक और पॉइंट आया होगा, वो एक्चुअली रेपिटेटिव पॉइंट था, इसीलिए दोस्तों मैंने हटा दिया। आपके बुक्स में हो सकता है कि एक 138C करके एक बीच में भी एक पॉइंट आया होगा, 138(3) या 138C क्या था, एक सेकंड बताता हूं। वन 138(3) जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर, यही वाला पॉइंट था दोस्तों जो आगे भी एक जगह वापस गलती से लिख गया है, 138(3) वाला, तो वो मैंने ना फिर हटा दिया, डबल था ना दोस्तों इसलिए मैंने हटा दिया है। ठीक है ना गाइस, तो परेशान मत होना कि क्या हो गया हमारे साथ, एक प्रोविजन बीच में सबने उड़ा दिया। ये दोस्तों ऐसे पॉइंट्स हैं जो ना आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने रेड से मार्क करे मैं वो भी बता देता हूं। ई-वे बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर होना जरूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं थ्रू रोड, क्योंकि बाकी के केस में दोस्तों ई-वे बिल बाद में भी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ई-वे बिल जनरेट हर टाइम होना है व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इज देयर, जिनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा की।
ई वे बिल को हम एडिट नहीं कर सकते फॉर एनी मिस्टेक्स, हाउएवर उसे कैंसिल किया जा सकता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा विद इन 24 आवर्स। क्या ई वे बिल को हम अपडेट विद व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं? मतलब एक ट्रक से दूसरे ट्रक से तीसरे ट्रक में जा रहा है, तो क्या हम ई वे बिल के पार्ट बी को अपडेट कर सकते हैं? हाँ जी। लेकिन सरकार ने कहा कि जब गुड्स को ट्रक को रोककर चेक किया गया हो तो लेटेस्ट ट्रक नंबर, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स पार्ट बी में अपडेटेड होनी चाहिए। कहते हैं द लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी अवेलेबल ऑन द ई वे बिल एंड शुड मैच विद द व्हीकल कैरिंग इट इन केस इट इज चेक्ड बाय द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट रीड आउट एट होम है गाइस। कौन से केस में दोस्तों ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है? दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट गाइस, आपको सिर्फ रीड आउट करना है, जिसमें दोस्तों मैं एक पॉइंट ये बता देता हूं, फिफ्थ वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था, लेकिन अमेंडमेंट आए हुए भी 2 साल हो गए। और वो क्या था कि अगर ज्वेलरी वगैरह जा रही है, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स, अगर ज्वेलरी वगैरह जा रही है तो ज्वेलरी की तो छोटी सी चीज ही दोस्तों 50,000 से ज्यादा की होगी, लेकिन ज्वेलरी के केस में ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, लेकिन सरकार ने कहा कि कई ज्वेलरी ऐसी होती है जो कि नकली होती है, सिर्फ शोशेबाजी वाली होती है, बस पहन लो, शादी वादी में खो खवा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 हजार की थी। लेकिन अगर वही असली डायमंड का सेट होगा तो वो 10 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, समझ रहे गाइस? उसे बोलते हैं इमिटेशन ज्वेलरी। तो इन केस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी गाइस, इमिटेशन ज्वेलरी के केस में सरकार ने क्या बोला? एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी। इस केस में सरकार ने क्या बोला दोस्तों? सरकार ने कहा इमिटेशन ज्वेलरी के केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, मतलब उसे ज्वेलरी की कैटेगरी में ना डाला जाए। तो अगर 1 मार्कर 2 मार्कर में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एंड एक पॉइंट और है दोस्तों, जहां पर किलोमीटर्स का लेना देना है, वो है पॉइंट नंबर N। आप लोग देखते हैं दोस्तों, कई बार ट्रक को वे किया जाता है। एक्चुअली जब मेरे फादर बिजनेस करते थे, नाउ ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, ही हैज क्लोज्ड डाउन द बिजनेस। जब मेरे फादर बिजनेस करते थे दोस्तों, तो हमारे फैक्ट्री में मस्टर्ड ऑयल का काम होता था, सरसों के तेल का। तो सरसों के तेल में दोस्तों टैंकर से ऑयल आता था। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, टैंकर जिससे पेट्रोल, डीजल, लिक्विड चीजें को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर वो हमारे ब्रांड में पैक होता था दोस्तों, और हम उसे आगे बेचते थे। तो सरकार ने कहा कि ये जो टैंकर को वेट किया जाता है, क्योंकि वे के हिसाब से कि कितना ऑयल है, उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे। तो टैंकर को वे कैसे करते थे भैया? टैंकर को वे करेंगे तो 1-1 लीटर तेल निकाल के थोड़े ना वेट किया जा सकता है। तो टैंकर को वेट कैसे करते थे दोस्तों? जब टैंकर आता था, जब पूरा ऑयल भरा हुआ होता था, तो हम टैंकर को विद ऑयल वेट कर लेते थे। टैंकर को विद ऑयल वेट कर लेते थे। लेट्स से 14 टन, 14,000 किलोग्राम आया, फिर हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऑयल निकाल लिया टैंकर से। अब जब टैंकर बिल्कुल खाली हो गया, जब टैंकर खाली हो गया दोस्तों, तो टैंकर खाली होने के बाद, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, टैंकर का फिर से वेट होता था। समझ में आया क्यों? क्योंकि अब खाली हो गया तो हल्का हो जाएगा ना। अब लेट्स से आया 13 टन, तो ये पता चल गया कि 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम ऑयल आया है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। अब ये जब वे करा जाता है, तो ये वे कैसे करा जाता है? क्या लोग ऐसे हाथ लगाते हैं टैंकर के नीचे, उठा उठा भाई उठा, बहुत भारी है? नहीं। आप लोगों ने सुना होगा धर्म कांटा, वेइंग मशीन होती हैं दोस्तों, जो बड़ी सी वेइंग मशीन होती है फॉर ट्रक्स, उसे बोलते हैं धर्म कांटा। क्या बोलते हैं? धर्म कांटा। तो अगर आपका जो ये टैंकर गया है वो विद इन 20 किलोमीटर रेडियस में गया है, 20 किलोमीटर रेडियस में गया है, और वहां पर जाके ट्रक का वेट हुआ है, तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या डिलीवरी चालान जनरेट होगा? हाँ जी, डिलीवरी चालान जनरेट हो जाए। जब भी मूवमेंट होगा दोस्तों, डिलीवरी चालान तो जनरेट होगा ही होगा। आ जाओ गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड नाउ क्वेश्चन आंसर राउंड। बहुत आसान से क्वेश्चन है गाइस, 20 मिनट्स एंड विल बी डन विद द क्वेश्चन आंसर राउंड आल्सो। ओके गाइस,
आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं अग्नि लिमिटेड a registered supplier wishes to transport cargo by road between two cities situated at a distance of 368 kilometers. Calculate the validity period of the e-way bill. Validity period पूछ रहे हैं for the transport if it is over dimensional cargo or otherwise. मतलब वो दोनों तरीके से पूछ रहा है। बच्चे ना ओवर डायमेंशनल कार्गो देख के यहीं पागल हो जाते हैं, यहीं बावले हो जाते हैं। अरे वो बस ओवर डायमेंशनल कार्गो का है, डिवाइड बाय 20 करो, अभी निकाल देंगे राठी जी, अभी अभी अभी। तो ऐसे करते हैं 368 डिवाइड बाय 20 निकल कर आए 18.4 डेज, 19 डेज की वैलिडिटी है राठी जी, और कर आ जाते हैं। 4 में से 2 नंबर मिलते हैं। फिर कहते हैं राठी जी हमारे तो 2 नंबर क्यों कट गए? क्योंकि उन्होंने आगे का पॉइंट ही नहीं पढ़ा। और अदरवाइज, और अदरवाइज का मतलब समझते हैं दोस्तों? मतलब अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो उन्होंने क्या बोला? इफ इट इज अ ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदरवाइज, मतलब अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो डिवाइड बाय 200 किलोमीटर करना पड़ेगा। तो 368 डिवाइड बाय 200 करते हैं तो 1.84 निकल कर आता है, विच इज इक्वल्स टू 2 डेज। आप लोग पॉइंट्स में मत लिखिएगा, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। देखिए 1 डे प्लस 18 डेज, समझ में आया ये क्यों हुआ? 1 डे प्लस 1 डे। तो पहले तो दोस्तों हम लोगों ने लॉ लिखा कि अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो वैलिडिटी पीरियड कितने का है? 20 किलोमीटर्स पर डे, एंड फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स 1 एडिशनल डे शैल बी कंसिडर्ड। तो 18 डेज प्लस 1 डे 19 डेज निकला। लाइकवाइज दोस्तों फॉर इफ इट इज अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो तो 200 किलोमीटर्स पर डे और 5 डे और ऑफ है, तो 1 + 1 2 डेज आ गया। नेक्स्ट गाइस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आरटीपी नवंबर 2020 ट्रू फॉल्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द करेक्टनेस आपको करेक्टनेस और इनकरेक्ट बताना है। वंस जनरेटेड ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसिल्ड। क्या ई-वे बिल कैंसिल नहीं किया जा सकता? नहीं करा जा सकता है। कितने टाइम के अंदर अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल करा जा सकता है। हाउएवर अगर वेरीफाई किया गया है इन ट्रांजिट तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब ये जो ई-वे बिल यहां पर लिखा हुआ है वो ना पूरा सही है ना पूरा गलत है, तो इसे बोलेंगे पार्शियली करेक्ट। क्या बोलेंगे? पार्शियली करेक्ट। कहते हैं द सेड स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, क्योंकि नॉर्मल केस में तो आप 24 के आवर्स के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर and however an e-way bill cannot be cancelled if it is been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B of the CGST rules. Next, e-way bill generated in one state is valid in another state. हाँ जी, ऐसा थोड़ा ना अगर दिल्ली से भोपाल जाना है तो बीच में फरीदाबाद आएगा तो हरियाणा जी वाले बोलेंगे भैया हमारा भी ई-वे बिल। फिर यूपी आया, आगरा आया, फिर कहते हमारा ई-वे बिल। फिर ग्वालियर आया, एमपी, हमारा ई-वे बिल। ग्वालियर के बाद झांसी आता है, फिर यूपी आ जाता है, हमारा ई-वे बिल। बीच में धौलपुर आता है, राजस्थान, हमारा ई-वे बिल। ऐसे पागल हो जाएंगे ई-वे बिल जनरेट करते करते। तो जो एक ई-वे बिल जनरेट हुआ है वो क्या पूरे देश के लिए है दोस्तों? हाँ जी, वो पूरे देश के लिए है। द सेड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये गाइस क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, गिविंग यू 3 मिनट्स टू डू इट, इनफैक्ट टेक 4 मिनट्स गाइस, लेकिन क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है। ये हमारे आखिरी जो कुछ प्रोविजंस थे ना गाइस उसमें से जुड़ा हुआ है। करिए गाइस। समझ में आया? शंभू डिफॉल्टर है तो शंभू जब सप्लाई करेगा और शंभू जब सप्लायर होगा तो शंभू विल नॉट बी अलाउड टू फिल इन डिटेल्स इन पार्ट ए। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ द एंटायर क्वेश्चन इज। सरकार ने रेसिपिएंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। सरकार ने किसको रिस्ट्रिक्ट किया है दोस्तों? They have restricted the defaulting supplier to fill in details in part A. हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ? अजय भाई, ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है। मेरे को एक एक्चुअली क्वेश्चन जो बताना है, सस्पेंडेड जीएसटीआईएन, आपने आईटीसी ज्यादा अवेल कर लिया या फॉर एनी रीजन आपने प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ का उल्लंघन किया तो आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आपका सस्पेंड कर दिया गया, यू विल नॉट बी अलाउड टू फिल इन डिटेल्स इन पार्ट ए। ये देखो 50 किलोमीटर वाला आया,
6 मंथ्स था वो। देयर आर मेनी सिनेरियो जहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सुओ मोटो सस्पेंड किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अब ये देखो, ये वो वाला क्वेश्चन आया दोस्तों। It is mandatory to furnish the details in part B of e-way bill. Comment on the validity of the above statement. No. Part B में वैसे तो मैंडेटरी होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जहां पर पार्ट बी में आपको डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती है। और वो क्या है दोस्तों? अगर सप्लायर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक जा रहा है विद इन द सेम स्टेट, एंड ट्रांसपोर्टर के प्लेस से रेसिपिएंट के प्लेस तक जा रहा है विद इन द सेम स्टेट, and the distance is within 50 kilometer radius, so in that case details in part B is not required. Details in part B is not required. याद आ रहा है दोस्तों? याद आ रहा है? 50 kilometers वाला। From the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, या from the place of business of the transporter to the place of business of the consignee। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों, ये अभी तक पीवाईक्यू में नहीं आया, लेकिन इतनी बार एमटीपीज वगैरह में पूछ लिया गया। आईसीएस स्टडी मटेरियल एमटीपी नवंबर 23, एमटीपी जनवरी 23, एमटीपी सितंबर 25, एमटीपी जनवरी 25, सितंबर 25। कहते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। हाँ जी गाइस, कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आता है, उससे आपसे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। What do you mean by consignment value? कहते हैं सर, the value determined in accordance to provisions of section 15 declared in an invoice, bill of supply या delivery चालान which includes taxes। लेकिन आप सिर्फ ऐसे मत लिख कर आना include taxes, includes central tax, state and union territory tax, integrated tax। ऐसे ये थोड़ा ना अच्छा दिखाता है। आप लिख कर आओगे एंड इंक्लूड्स टैक्सेस, और सजेस्टेड आंसर में लिखा होगा ऐसे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, तो आपका जो आंसर है, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, लेकिन अप्रोप्रिएट, या मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो सामने वाला ना 1 नंबर काट लेता है। एंड शैल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ गुड्स, बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 9 करिए गाइस, ये आपका पीवाईक्यू जनवरी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। ये आपका दोस्तों कंसाइनमेंट वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 तक की, एग्जैक्टली 50,000 है, तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज व्हेन इट इज मोर देन 50,000 यू विल हैव टू जनरेट ई-वे बिल। तो इसमें 2 केसेस है, 2 मिनट्स या 1.5 मिनट्स ईच फॉर द 2 केसेस, तो 3 मिनट के अंदर अंदर ये वाला क्वेश्चन करिए। समझ में आ गया गाइस? पहले वाले केस में 50,740 एंड दूसरे वाले केस में 44,800, बिल्कुल सही सिद्धांत। तो पहले वाले केस में ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा बिकॉज द कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज, और दूसरे वाले केस में ई-वे बिल मैंडेटरी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर दो दूसरे वाले केस में, बिकॉज द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीज। आ जाओ गाइस। As per rule 138(1) of the CGST rules, a registered person is mandatorily required to generate e-way bill if he causes movement of goods of consignment value exceeding 50,000 रुपए in relation to a supply। फिर उन्होंने कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब बताया दोस्तों कि कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग दी, और फिर उन्होंने कंक्लूड करा पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में 50,740 एंड 44,800 रिस्पेक्टिवली लगेगा। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या क्या दोस्तों, पहले वाले केस में आपको ई-वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना पड़ेगा, और दूसरे वाले केस में ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। ऑलराइट गाइस। अच्छा दोस्तों, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत आसान है, वो कैंसलेशन से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब समझते हैं दोस्तों? ट्रांसशिपमेंट मतलब दोस्तों एक ट्रक से दूसरे ट्रक में सामान जा रहा है, मल्टीपल व्हीकल्स, उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसशिपमेंट।
तो क्या वो करा जा सकता है? हाँ जी, जिसमें अपन पार्ट बी में डिटेल्स को अपडेट कर देते हैं। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मैं हूंगा तो ऐसा क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात डील्स इन इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। द प्रोपराइटर ऑफ धनंजय एसोसिएट सोल्ड टीएमटी आयरन बार्स, जीएसटी जिस पर एप्लीकेबल है, @ 18% टू अ रिटेलर इन महाराष्ट्र फॉर 40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब 18,000 का जीएसटी लगना है। अब देखिएगा यहां पर हालात जज्बात पल भर में बदलने वाले हैं। एज पर द अग्रीमेंट ऑफ सेल, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रिटेलर। अग्रीमेंट क्या हुआ है कि भैया हम रिटेलर मतलब रेसिपिएंट के फैक्ट्री तक, उसके दुकान तक, उसके वेयर हाउस तक सामान भिजवाएंगे, जिसके लिए दोस्तों 7,000 रुपए चार्ज करे गए, 7,000 रुपीज चार्ज किया गया है। मतलब ट्रांसपोर्टर ने 7,000 रुपए चार्ज लिए हैं। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 7,000 has been charged separately to deliver the same to the retailer in Maharashtra। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये 7,000 रुपए प्रिंसिपल सप्लाई का ही एक हिस्सा है या नहीं है? अगर आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखा था कि जो ये फ्रेट चार्जेस होते हैं, अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस हो, एक्स फैक्ट्री बेसिस हो मतलब कि भैया हम सामान अपनी फैक्ट्री पर रख जाएंगे, फैक्ट्री के दरवाजे पे, तुम जानो, तुम्हारा सामान जाने, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा ट्रांसपोर्टर जाने, तो इन दैट केस ट्रांसपोर्टेशन, इन दैट केस वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये फ्रेट चार्जेस नहीं जोड़े जाते थे। लेकिन अगर हम सामने वाले से वादा कर देते हैं भैया हम तुम्हारे यहां तक पहुंचाएंगे, तो क्या 7,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाते थे? हाँ जी, जिसमें कॉम्पोजिट सप्लाई होता था गुड्स, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता था ये एंसिलरी होता था। और अगर कॉम्पोजिट सप्लाई में गुड्स का है तो गुड्स की रेट ऑफ जीएसटी लगेगी। तो अब गुड्स की वैल्यू 40,000 नहीं है, अब गुड्स की वैल्यू 47,000, और उस पर 18% लगाकर जोड़े तो 55,460 आता है। एंड क्योंकि 55,460 है विच इज मोर देन 50,000, ई वे बिल जनरेट होगा, ई वे बिल जनरेट होगा। देखो पीवाईक्यू नवंबर 2023 का आया हुआ क्वेश्चन, when goods are transferred by principal to job worker there is no need to issue e-way bill। कह रहे चल झूठे। कमेंट ऑन द वैलिडिटी, इनवैलिड, नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि सर अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को इंटरस्टेट दिया है, इंटरस्टेट दिया है, तो आपको कंपल्सरली ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है, कंपल्सरली। इंटरस्टेट, हाँ इंट्रास्टेट है, अगर इंट्रास्टेट है तो कंसाइनमेंट वैल्यू देखी जाएगी। इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है तो कंपल्सरीली ई-वे बिल जनरेट होगा। लेकिन अगर इंट्रास्टेट है, विद इन द सेम स्टेट है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू देखी जाएगी। इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज अप टू 50,000 रुपीज तो ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज देन ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड। याद आ रहा है दोस्तों ये वाला पॉइंट? हाँ या ना? ये दोस्तों फिर वो एक कैंसिलेशन से, वो जो आपका पार्ट ए में आप डिटेल्स नहीं भर सकते क्योंकि आपने प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर से एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर आपने जीएसटी सीएमपी 08 विच इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं जमा करवाया है, तो आप जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। और ये देखो मतलब आप पार्ट ए ऑफ जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 नहीं भर सकते। फिर पीवाईक्यू जनवरी 2025 में इन्होंने पूछ लिया वो कौन कौन से केसेस हैं, थ्योरेटिकली पूछ लिया कि कौन कौन से केसेस हैं जहां पर हम प्रोहिबिट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप पार्ट ए में डिटेल्स नहीं पूछ डाल सकते। तो ये वही वाला पॉइंट आ गया एबीसीडी। फिर दोस्तों पीवाईक्यू मई 2025 में इन्होंने पूछ लिया इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन से। क्या आपको याद है दोस्तों, अगर इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर समरी रिपोर्ट, लेकिन 24 घंटे कब से काउंट करे जाते हैं? जिस दिन गाड़ी को इंस्पेक्ट किया उस दिन को छोड़कर अगले 24 घंटे, है ना गाइस? अगर 11 तारीख को गाड़ी रोकी तो 11 तारीख छोड़ दो, चाहे वो सुबह के 8 बज रहे हो, दिन के 12 बज रहे हो, 4 बज रहे हो या शाम के 8 बज रहे हो, वो दिन छोड़ के अगले दिन 12 तारीख के 12 बजे तक आपको, रात के 12 बजे तक आपको समरी रिपोर्ट, और फिर 12, 13, 14 तारीख के रात के 12 बजे तक आपको फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ती है। याद आ रहा है दोस्तों? फिर बोला था कि अगर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है तो आगे नहीं रोकी जाएगी, आगे गाड़ी को नहीं रोका जाएगा until unless कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, until a specific information
relating to evasion of tax liabilities obtained by the proper officer. फिर PYQ सितंबर 2025 में देखना, सितंबर 2025 में बिल टू शिप टू मॉडल से जुड़ा हुआ गया। मतलब इन्होंने एक एक प्रोविजन जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उससे जुड़े हुए आपने क्वेश्चन देख लिए। Everyone clear about it, guys? This brings us to the end of the chapter, guys.